गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम यूनिट 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का क्विक रिवीजन शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने आपको दो लीनियर इक्वेशन उठाई है, जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आपके पास x y ये आपके पास टू वेरिएबल्स है एंड ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज है। ओके, सबसे पहले आपको इनके बीच का रिलेशनशिप पता होना चाहिए। आपको ये टेबल आनी बहुत जरूरी है। वो क्या है? a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। जब आपके पास कुछ इस तरह से कंडीशन आ जाती है तो आप लिखते हैं कंसिस्टेंट है, यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब कि कोई एक हल जरूर होगा। जो आप ग्राफ बनाएंगे उनका इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा वो, और वो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, जब सेकंड कंडीशन है आपके पास a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, देन आपको कंसिस्टेंट, ठीक है, ये भी आपका सोल्यूशन इसके निकलेंगे और बहुत सारे सोल्यूशन निकल सकते हैं। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन की जब ग्राफ बनेगा वो कोइंसिडेंट लाइन होगा, मींस एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। थर्ड जो आपके पास कंडीशन है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, तब आपको ये अनकंसिस्टेंट होता है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, और यदि आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो वो पैरेलल आता है। कई बार क्वेश्चंस को ऐसे पूछ लिया जाता है कि आपके पास एक ग्राफ दे दिया और बताइए कि अब जैसे मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना देती हूँ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, और यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशंस हैं और कुछ इस तरह से ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, और वो आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि बताइए इसके वन सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। तो आपने ग्राफ को देख करके देखिए दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, इट मींस क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, कोई वन सॉल्यूशन होगा। और कई बार वो पूछ सकते हैं वो सॉल्यूशन क्या है, तो आप जहां पर ये कट रहा है ना वहां पर ऐसे एक्स एक्सिस पे डालिए, यहाँ से आपको एक्स मिल जाएगा, यहाँ आप वाई पे आ जाइए तो आपको y मिल जाएगा। समझ आइए। और कई बार क्या होगा कि वो लाइन पैरेलल हो जाएंगी ग्राफ में। ठीक है, ऐसे पैरेलल है, तब आपको पूछेगा वो कि क्या इसके सॉल्यूशन है, और यदि है तो बताइए। तो इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन, है ना। और आपके पास ऐसे ही मैनी सॉल्यूशन के लिए भी ग्राफ हो सकता है। ठीक है, आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन में आपके पास है गिवन द लीनियर इक्वेशन। सॉरी, सबसे पहले हम इसी ही थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने तीन पेयर्स उठा लिए हैं, है ना, और यहाँ पर इनको देख करके बताना है कि ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या इनके इंटरसेक्टिंग लाइंस है, मैनी सॉल्यूशंस है, या फिर इनका ग्राफ कैसे बनता है। तो आप यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, ये 5 है a1, a2 कितना है? 7 है, b1 -4 एंड b2 -6। तो ये दोनों तो आपके इक्वल नहीं है। आपके पास कौन सी कंडीशन है? यहाँ पर ये कंडीशन है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? जब आपके पास a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 हुआ तो हमारी ये कंडीशन है। यहाँ पर ये आपके जो पेयर है, इस पेयर का एक सोल्यूशन होगा, और ये जब ग्राफ बनाएंगे तो ये इंटरसेक्ट करेंगे लाइंस। ठीक है, अब जैसे हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर है 9 by 18, 3 by 6, 12 by 24। इट मींस कि 1 by 2, 9 by 18, 9 1 9, 9 2 18, 3 1 3, 3 2 6, 12 1 12, 12 2 24। तो सबको इक्वल, मतलब कि सबका काट करके 1 by 2 मिल रहा है। इट मींस आपको ये चीज मिल रही है, और जब आपको ये कंडीशन मिल रही है तब भी क्या होगा? ये आपका कंसिस्टेंट होगा, मैनी सॉल्यूशन होंगे, और जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी। ठीक है बेटा, तो सेकंड के लिए आपके इस तरह से आपके पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अब हम थर्ड पेयर की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर है 3 by 1, मतलब कि 6 by 2 कैंसिल करेंगे, 3 by 1 मिला आपको। यहाँ पर -3 by -1 कैंसिल करेंगे, 3 by 1, एंड 10 by 9 ये आपका नॉट इक्वल है।
तो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो ये आपके पास अनकंसिस्टेंट है, नो सोल्यूशन। लाइंस आपकी क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी, ठीक है। तो इस तरह से बेटे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। ये आपको पूछने का आपका मेथड चेंज हो जाएगा एग्जामिनर का। हो सकता है वो आपको ग्राफ के शेप में पूछ ले, ठीक है। हो सकता है आपको कोई पेयर दे दे, उससे आपसे पूछे कि बताइए इसका कोई ये कंसिस्टेंट है, अनकंसिस्टेंट है, या फिर इसके यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है, या फिर इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल लाइंस आती हैं, या फिर कोइंसिडेंट लाइंस आती हैं, ठीक है। एग्जामिनर आपको एक ही क्वेश्चन को, एक ही चीज को बहुत तरीके से पूछ सकता है, तो आपने अपने माइंड को फुल्ली प्रिपेयर रखना है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास है गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस। आपको अब ये एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है। क्या लीनियर इक्वेशन है, 3x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब उसने आपको बोला है कि ऐसे ही इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, पैरेलल लाइन के लिए और कोइंसिडेंट लाइन के लिए आपको एक और इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले उसने बोला आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरी कंडीशन उसने आपको दी पैरेलल लाइन। थर्ड उसने आपको कंडीशन दी कोइंसिडेंट। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए तो आपके पास कंडीशन क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो इसके लिए आपने यहाँ पर ऐसे दो कोफिशिएंट्स लिखने हैं जो आपस में इक्वल ना हो। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हर एक डिजिट को एक डिफरेंट डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, जैसे 3 है, 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 6। इसको आपने 2 से किया, इसे 3 से कर दीजिए, 4 3 12। इसे आप 4 से कर दीजिए। देखिए सभी के सभी इक्वल आएंगे, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4। ये सुनो, तो आपने ध्यान देना है कि इंटरसेक्टिंग के लिए जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो वो आपका इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है आपका कि फर्स्ट 2 इक्वल होते हैं। देखिए पैरेलल लाइन में फर्स्ट 2 इक्वल होते हैं, थर्ड आपका इक्वल नहीं होता। तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट 2 डिजिट को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए हम कैसे करेंगे, 3 को 2 से कर दीजिए, 6 आ गया, 4 को 2 से कर दीजिए, 8 आ गया, एंड इसे आप 3 से कर दीजिए। देखिए आपको क्या पेयर मिला, 1 by 2, 1 by 2 एंड 1 by 3। 1 by 3 इज नॉट इक्वल टू 1 by 2, यस और नो। देखिए ठीक है ना, कितना सिंपल मेथड है। अब कोइंसिडेंट में क्या होता है, कोइंसिडेंट में सभी के सभी इक्वल होते हैं। तो आप क्या कीजिए, सबको सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 3 2 6, 4 2 8 एंड 10 2 20। तो बहुत इजी है, सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि आपको कंडीशन क्या दी हुई है। जैसे कंडीशन दी हुई होगी फिर हम देखेंगे उसकी रेशियो क्या बनती है और उसके अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमें सभी इक्वल करने हैं तो आप सबको सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अनइक्वल करने हैं तो सबको अलग अलग डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट 2 इक्वल करने हैं, फर्स्ट 2 को इक्वल से कर दीजिए, मतलब कि 2 से कर दीजिए, और थर्ड हमने अनइक्वल करना है उसको अलग डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बहुत इजी आपका ये क्वेश्चन रहेगा और 1 मार्क्स के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले तो पेयर पता होना चाहिए, फिर उनके रिलेशंस पता होना चाहिए, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। यस, अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। A two-digit number is obtained by either multiply the sum of the digit by 8 and then subtract 5, or the multiply the difference of the digit by 16 and then adding 3. Find the number. अब हमें कोई भी एक 2 डिजिट नंबर लेट करना है, ठीक है।
आइए करते हैं। तो 2 डिजिट नंबर हम कैसे लेट करते हैं, हम लिखते हैं लेट डिजिट 10x प्लस वाई, हमने इसे लेट कर दिया डिजिट, ठीक है। अब उसने हमें क्या बोला है, हम उसने बोला है 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन। ये जो 2 डिजिट नंबर है वो हमें कैसे मिलता है, बाय आइदर मल्टीप्लाई द सम ऑफ द डिजिट बाय 8। हमें डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है 8 से, देन सब्ट्रैक्ट 5, और हमने इसमें क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है 5, और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाय 16, और डिफरेंस को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 16 से, ठीक है। एंड देन एडिंग 3, और अब हमें इसमें क्या ऐड कर देना है 3। सॉरी, ये कंडीशंस आपकी अलग अलग है। फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन है आपकी जब हम इसमें से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड 3 करेंगे, तब हमें ये नंबर मिल जाएगा 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। उसने आपको बोला है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको ये इक्वेशन से ही बनानी आनी चाहिए, उसके बाद आपके पास ये मेथड्स आप इन्हें यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, लेट डिजिट, हमने डिजिट को लेट कर दिया 10x प्लस वाई, देन आपने दोनों डिजिट्स को ऐड किया, x प्लस वाई को ऐड किया, उसे 8 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट 5 किया, तब आपको ये डिजिट मिला, ठीक है। ऐसे ही आपने डिजिट को सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया 16, ऐड किया 3, और तब आपको ये डिजिट मिला। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। 8x प्लस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 10x प्लस y। अब हम करते हैं, इसे हम लेफ्ट साइड ले जाएं, चलिए करते हैं, या फिर ले आते हैं, इधर ही ले आते हैं ना। 8x माइनस 10x प्लस 8y माइनस y इज इक्वल टू 5, माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 5। ये आपको इक्वेशन फर्स्ट मिल गई, ठीक है। सेकंड के लिए 16 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 16x माइनस 16y प्लस 3 इज इक्वल टू 10x प्लस y। तो 16x माइनस 10x माइनस 16y माइनस y एंड माइनस 3, ये आपको, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 6x माइनस 17y इज इक्वल टू माइनस 3, ये आपको सेकंड इक्वेशन मिल गई है। अब देखिए जो मेन काम है, थर्ड चैप्टर में आपका बेस कहाँ से शुरू होता है, सबसे पहले आपका शुरू होता है लीनियर इक्वेशन से, ठीक है। फिर उसके आपके रिलेशंस आ जाते हैं, उसके बाद आपको पूछा जाता है कि आप कोई एक इक्वेशन दे दी, दूसरी इक्वेशन लिखिए जिसमें आपके पास पैरेलल कंडीशन क्लियर हो रही हो, कोइंसिडेंट क्लियर हो रही हो, इंटरसेक्टिंग क्लियर हो रही हो। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है इक्वेशंस को सॉल्व करना, और आपके पास यहाँ पर दो मेथड होते हैं, एक होता है एलिमिनेशन मेथड और एक आपके पास होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कौन से होते हैं, डिजिट वाले। हमेशा डिजिट वाला कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पास आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी, अब हमने दो इक्वेशंस बना ली हैं, अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड। चलिए हम करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो आपके पास यहाँ पर 1 2 की बजाय आप केस फर्स्ट लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट एंड केस सेकंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 6x है, माइनस 17y है एंड माइनस 3 है, और यहाँ पर माइनस 2x प्लस 7y एंड 5। यहाँ पर आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं आपको मिलता है माइनस 6x प्लस 7 3 21y इक्वल टू 5 3 15। ये आपके पास इक्वेशन थर्ड आ जाती है, ठीक है।
और बाय एलिमिनेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो इसमें से किसी एक को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना आप माइनस करके कर सकते हैं या प्लस करके कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 6x सेम है और साइन अपोजिट है, तो आप इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हम लिखेंगे इक्वेशन सेकंड प्लस थर्ड, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 21 में से 17 को माइनस करेंगे 4y एंड दिस इज 12। y इज इक्वल टू आपके पास आ गया 3। y की वैल्यू को आप किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 5। -2x प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 5। -2x प्लस 21 इज इक्वल टू 5। -2x इज इक्वल टू 5 माइनस 21। -2x इज इक्वल टू -16। यस, आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 8। अब यहाँ पर आपको डिजिट बनानी है। डिजिट आपके पास क्या है, डिजिट हमने लेट करा था 10x प्लस 5। इट मीन्स 10 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3। 80 प्लस 3 इज इक्वल टू 83। यस और नो? तो बेटे आपने बड़े ध्यान से, ठीक है, एक एक स्टेटमेंट को, थर्ड चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, यही इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टेटमेंट को पढ़ना आना चाहिए। सबसे पहले उसे समझ करके आपको इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए, और फिर आप किसी भी मेथड से, जरूरी नहीं है एलिमिनेशन ही उठाएं और जरूरी नहीं है सब्स्टिट्यूशन उठाएं, जिसपे आपका होल्ड हो, ठीक है, आप वो वाला मेथड उठाएं और एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करके जो उसने पूछा है उसे बताइए। ठीक है, तो अच्छे से देखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग। शी टेक्स अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days and additional charge for each extra day. Thereafter, Latika paid ₹22 for a book kept for 6 days, while Anand paid 16 for ₹16 for the book kept for 4 days. ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि एक फिक्स चार्ज है और एक एडिशनल चार्ज है। ठीक है, फिक्स चार्ज कितने दिनों के लिए, 2 days के लिए। तो हमने सबसे पहले लिखना है लेट फिक्स चार्ज। लेट फिक्स चार्ज, जो आपको लेट करना होता है, जो आपको फाइंड आउट करना होता है, हम वही लेट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, एंड नेक्स्ट है द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। आपके पास आ जाएगा ₹5। ठीक है, नेक्स्ट उसने अब क्या ले, लतिका पेड ₹22 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 6 days। अब लतिका 6 दिन बुक को रख रही है और ₹22 दे रही है, 6 days के लिए रख रही है। इट मीन्स 2 days के लिए तो फिक्स है, और जो बाकी डेज के लिए चार्ज है वो अदर है ना, और ₹22 उसने पे कर दिए। ठीक है, ऐसे ही एक लड़का है आनंद, उसने ₹16 पे करे हैं और बुक को रखा है उसने 4 days के लिए। ठीक है, तो आपका सेकंड इक्वेशन बनेगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 2 दिन के लिए तो फिक्स है और 2 दिन के लिए उस पर चार्ज हुआ है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन जो मेथड होता है वो बहुत इजी होता है, तो हमेशा उसी से ही हम उसे ही फॉलो करते हैं। तो हम लिख देते हैं 1 माइनस सेकेंड। ठीक है, 1 माइनस सेकेंड माइनस माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 4 माइनस 2 2y एंड 6, y इज इक्वल टू 3। इट मीन्स जो एक्स्ट्रा द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे है वो है ₹3। ठीक है, और आपने अब y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख करके आप x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लीजिए।
x plus 4 multiply 3 is equal to 22, x plus 12 is equal to 22 and x is equal to 22 minus 12, x is equal to 10 rupees. तो ₹3 आपका एक्स्ट्रा डे चार्ज है और ₹x जो कि 10 है वो आपका फिक्स चार्ज है, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन और आगे पूछा जा सकता है, वो क्या पूछ सकता है कि यदि एक बच्चा 10 डेज के लिए बुक को रखे तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो आप 10 डेज के लिए इक्वेशन बना लीजिए, है ना। तो आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा x प्लस 8y। और ये ऐसा हमने क्यों किया, 8 क्यों लिखा, क्योंकि 2 डेज के लिए पहले फिक्स है और x और y की यहाँ पर वैल्यू को पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका केस स्टडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर वो आपसे फिक्स चार्ज पूछ सकते हैं, आपसे एडिशनल चार्ज पूछ सकता है, आपसे आगे पूछ सकते हैं कि एक बच्चा इतने दिन के लिए रख रहा है तो चार्ज क्या होगा, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि अब चार्ज को बढ़ा दिया गया, डबल कर दिया गया, कि फिक्स चार्ज भी डबल कर दिया और एक्स्ट्रा डेज के लिए भी चार्ज डबल कर दिया, आप बताइए कितने दिन के लिए लगेगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके केस स्टडी में भी आपको और एक्सटेंड करके वो दे सकता है, ठीक है। आपने पूरे स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है कि ये एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर को रिप्लाई करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। आपके पास है द एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी आर ए दिस बी दिस C these and D these. Find the x and y, hence the value of the four angles. अब यहाँ पर आपको एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के एंगल दिए हुए हैं। अभी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होती है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होती है बेटा जो कि एक सर्कल, जिसके जो वर्टेक्स है वो एक सर्कल के ऊपर ऐसे इस तरह से होते हैं, ठीक है। मतलब सर्कल के ऊपर उसके वर्टेक्स फिक्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ए गिवन है, एंगल ए, उसने आपको दिए 6x प्लस 10, एंगल बी 5x डिग्री, एंगल सी x प्लस वाई एंड एंगल डी आपको गिवन है 3y माइनस 10, 3y माइनस 10 डिग्री, ठीक है। अब ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के आपको एंगल दे दिए और उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इसके लिए आपको कुछ पता होना चाहिए ना कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की क्वालिटीज क्या क्या होती है ना। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में आपकी इसकी क्वालिटी होती है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं ना उनका एंगल सब 180 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल आपके पास ये है, ठीक है। तो लिखिए 6x प्लस 10 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो 6x एंड x 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 10, आपके पास कितना हो जाएगा 170। मैं आपको शॉर्ट में फटाफट से बता रही हूँ, क्विक रिवीजन चल रही है आपकी, ठीक है। अब आपके पास B प्लस सी की बात करेंगे, एंगल B प्लस एंगल D की बात करेंगे, ठीक है। और B आपके पास 5x है, D आपके पास 3y माइनस 10 है इक्वल टू 180 एंड 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 190, ठीक है। सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा sum of opposite angle of cyclic coordinator, ठीक है, is 180, ठीक है। तो आप उसके बाद ही कंडीशंस लगा दीजिए। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गए, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। अब आपको इससे x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करें, आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 7 3 जा 21, 3 को y से करेंगे 3y, 17 3 जा 51, ये आपका इक्वेशन थर्ड आ गया। अब हमने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया,
क्योंकि हमारे पास y सेम हो गया है ना, हमने y को कैंसिल करना है, तो आप लिखेंगे 2 माइनस 3, इक्वेशन 2 माइनस 3 आप लेकर के चलेंगे, साइन आप चेंज कर देंगे, ये आपका कैंसिल हो गया। 21 में से आप 5 को माइनस करेंगे, वी गेट 16, माइनस 16x इज इक्वल टू, माइनस करेंगे 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0, 11 में से 9 को करेंगे 2, 4 में से 1 को करेंगे 3 माइनस, x इज इक्वल टू 20, x आपके पास क्या आ जाएगा 20। x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, 7x plus y is equal to 170, 7 multiply 20 plus y is equal to 170, 140 plus y is equal to 170 and y is equal to 30। अब देखिए यहाँ पर x और y की वैल्यू आपके पास आ गई है ना, और अब हमें सभी के सभी एंगल भी फाइंड आउट करने हैं, तो आइए फाइंड आउट करते हैं। तो हम करते हैं, सो एंगल ए की वैल्यू क्या है 6x प्लस 10, तो 6x कितना आया 20 प्लस 10, 120 प्लस 10 कितना हो जाएगा 130। एंगल बी कितना आ रहा है आपके पास, एंगल बी है 5x, 5 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 100। एंगल सी कितना आ जाएगा x प्लस वाई, अभी तो हमारा y है, x हमारे पास क्या है 20 एंड y आपके पास है 30, कितना आ गया 50। एंड एंगल D आपके पास है 3y माइनस 10, तो 3 मल्टीप्लाई 30 माइनस 10, 90 माइनस 10 इज इक्वल टू 80। और देखिए इनका एंगल सम यहाँ से आप वेरीफाई भी कर पा रहे हैं, A और C 180 है, B एंड D 180 है, ठीक है। तो आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है, आपको क्वालिटीज पता होना चाहिए, इक्वेशन आपने दिमाग लगा के बनाना है, ठीक है। 10th क्लास बेटा ऐसा नहीं है कि आपने 10th को आपने देखा, एनसीईआरटी उठाई, उसके क्वेश्चंस को देखा और हमने कर लिया और आप 10th पास हो गए, नहीं ऐसा नहीं होता। जो 10th क्लास है वो आपको फर्स्ट टू 10th वो सारा आपको चेक करेंगे, कि ऐसा नहीं है कि 9th में जो आपने किया वो 10th में यूज नहीं होगा, आपको सारी चीजें उठा करके चलनी पड़ेंगी, ठीक है। आपको पढ़ना आता है नहीं आता, पढ़ करके समझना आता है नहीं आता, समझ करके इक्वेशन बनाना आता है नहीं आता, सब कुछ आपका चेक होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको सोल्यूशन, और ऐसा नहीं है कि हमने जो आपको कोऑर्डिनेटर्स की जो आपको हमने सारी क्वालिटीज बताई हुई हैं, हम आपको 6-7 स्टैंडर्ड में सारी क्वालिटीज बता देते हैं, ट्रायंगल्स की है ना, और कोऑर्डिनेटर्स की सभी क्वालिटीज बताते हैं, वो अपने दिमाग में लेकर के चलनी है, ठीक है। कि रेक्टेंगल में ऐसा होता है, स्क्वायर में ऐसा होता है, पैरेललोग्राम में ऐसे होता है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में ऐसे होता है, ठीक है। तो वही चीजें आपने यूज करना है और उनको अप्लाई करना है। आगे बढ़ते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन डी, x is equal to 3, x is equal to 5, 2x minus 5 minus 4 is equal to 0. Also find the area of the quadrilateral formed by the line the x-axis। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको x की 2 वैल्यूज दी हुई है और एक आपको इक्वेशन गिवन है। उसने कहा है जो जैसे ग्राफ तैयार होगा उससे आपको एक कोऑर्डिनेटर मिलेगी और उसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है। तो आइए बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम इक्वेशन को पिक कर लेते हैं, ये है आपका 7th क्वेश्चन, ठीक है। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। या फिर आप ऐसा कीजिए, यहाँ पर -4 रहने दीजिए और y को हम राइट साइड ले जाते हैं और यहाँ पर x की वैल्यू को पुट करते रहते हैं और आपको y की वैल्यू मिलती रहेगी, वो आपका इजी हो जाएगा। तो हम लिख रहे हैं इफ x इज इक्वल टू 0, f यदि 0 होता है तो आपको y क्या मिल जाएगा, ये आपका 0 हो गया और y आपको क्या मिला -4। x 0 है तो y -4,
if x is equal to 1, तो 2 multiply 1 minus 4 is equal to y, and 2 minus 4 is equal to y, y is equal to minus 2. तो आपने x को 1 पुट किया और y आपको क्या मिल रहा है, माइनस 2. एक वैल्यू और फाइंड आउट कर लीजिए. इफ x is equal to 2, तो 2 multiply 2 minus 4 is equal to y, 4 minus 4 is equal to y, and y is equal to 0. अब हम x को 2 रख रहे हैं तो आपको y क्या मिल रहा है, 0. आइए इसका ग्राफ बनाते हैं. आपके पास है 1 2 3 4 5, 5 तक ले लेते हैं हम सब में. -1 -2 -3 -4 -5. ये आपके पास x डैश है, ये आपके पास x है. 1 2 3 4 5, ठीक है. -1 -2 -3 -4 -5, ये आपके पास y डैश हो जाएगा. आपके पास है x0 y -4, x1 y -2, x1 y -2, x2 y 0. आप इसे मिलाइएगा. पहले तो हम इन तीनों को मिला देते हैं और उसके बाद हम इसे आगे क्यों कर रहे हैं, इसका भी एक रीजन है. ठीक है, आगे एक्सटेंड हम क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल सही से ये हमारी सीधा लाइन आनी चाहिए. स्केल की हेल्प से आप लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने उसने आपको दो वैल्यूज दी है, x is equal to 3 and y is equal to x is equal to 5. x3, तो 3 पे आपने यहाँ पर पैरेलल लाइन को खींचना है जो कि y2 पे आपका टच करेगी और x3 है. नेक्स्ट आपके पास है x5. x5 को आप आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पर ये y6 पे ऐसे, ठीक है. तो ये आपकी जो साइड आ गई, ठीक है, ये आपके पास आ गई 6 यूनिट, ये आपके पास आ गया 2 यूनिट, ये आपके पास आ गया 2 यूनिट. और आपको क्या लग रहा है कि फिगर जो इनको हमने ग्राफ बनाया है, ये फिगर कौन सी है, ये फिगर एक पैरेललोग्राम की तैयार हुई है. तो आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास होता है 1/2 इंटू b1 प्लस b2 इंटू h. तो 1/2 b1, अब आपका बेस क्या होगा, एक 2 हो गया, एक आपका 6 हो गया, हाइट कितनी हो गई, 2 हो गई. तो आपके पास एरिया क्या आया, 8 यूनिट. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका केस बेस्ड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो पूछ सकता है कि जो ये पॉइंट्स हैं, जब ये आपके पास जो हमने 3 से जो पैरेलल लाइन खींची है, या फिर ये 5 से जो हमने x के 5 से जो हमने पैरेलल लाइन खींची है, वो y को कहाँ कट कर रही है. तो ये आपके पास 1 मार्क्स के और क्वेश्चन एक्सटेंड हो गए. ठीक है, आपको 1 मार्क्स का आपका ये हो गया, 3 मार्क्स हो गए. एक आपका ये टेबल के लिए दे देगा 4 मार्क्स, ये आपका केस स्टडी के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, आइए बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ. यहाँ पर आपके पास है 5 ईयर द एज ऑफ जैकोब. 5 ईयर एगो होगा मे बी यहाँ पर. Hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What is their present age? तो यहाँ पर हम इसे लेंगे, 8th क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं. तो let the age of Jacob is equal to x year, एंड जैकोब सन की बात हो रही है. जैकोब विल बी 3 times of his son, yes, and the age of Jacob son y. 5 year hence की बात हो रही है, तो x plus 5 and y plus 5. ओके, सेकेंड 5 year ago की बात हो रही है, तो x minus 5 and y minus 5. और कंडीशन क्या है, ये तो हमने देख लिया, 5 साल पहले की बात हो रही है, तो 5 साल बाद की बात हो रही है.
5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. तो जैकोब की एज 3 टाइम्स हो जाती है उसके बेटे से, तो इक्वल करने के लिए बेटे को 3 टाइम्स कर दो। अब 5 years एगो, जो 5 साल पहले की बात है, जैकोब वो 7 टाइम, जैकोब 7 टाइम था, बेटे को 7 टाइम्स कर दो। ठीक है, अब यहां से आप इक्वेशन को बना लीजिए। 3y + 15 x - 3y = 15 - 5 x - 3y = 10 x - 5 = 7y - 35 x - 7y = -35 + 5 x - 7y = -30। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ गया और ये सेकेंड। x - 3y = 10 and x - 7y = -30। 1 - 2। ऐसा क्यों किया? हमें साइन को चेंज करके x को कैंसिल करना है। माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया। 4y = 40 y = 10। y की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। x - 3y = 10 x - 3 × 10 = 10 x - 30 = 10 and x = 40। तो यहां पर आपके पास जैकोब की एज, जो आपकी प्रेजेंट एज थी जैकोब की, वो 40 इयर्स निकल गई है और बेटे की 10 ईयर, तो इसे आप लिखेंगे भी। सो द एज ऑफ जैकोब x = 40 year and age of Jacob's son y = 10 year। हमने बेटा क्विक रिवीजन में हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन उठाया। हमने आपको सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस बताई थी, फिर उनके रिलेशंस बताए हैं, उसके बाद हमने उनके सॉल्यूशन पे आ गए हम कि स्टेटमेंट को कैसे पढ़ना है, उसको कैसे समझना है और फिर उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, हर एक टाइप का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं बेटा जी 9th क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ कॉम्पिटिटिव 1 marks is awarded for each correct answer and while 1/2 marks is deducted for each wrong answer. Javanti answered 120 questions and scored 90 marks. How many questions she did correctly? So let's correct questions X and incorrect questions Y। अब उसने टोटल 120 क्वेश्चंस किए हैं, इट मींस x + y उसने कितने किए? 120 क्वेश्चंस किए हैं। अब उसको क्या मिला है? 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स मिला है सही के लिए और माइनस हो गया हाफ मार्क्स रॉन्ग के लिए और उसको 90 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो x - 1/2 y = 90। आप यहाँ पर ही इसे सिंपल सॉल्व कर लीजिए। हम लिख देते 2x - y = 180। एलसीएम ले लिया हमने और इसको एक सिंपल इक्वेशन बना लिए। एक इक्वेशन फर्स्ट है, एक इक्वेशन सेकंड है। अब हम करते हैं ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो x + y = 120, 2x - y = 180 फर्स्ट एंड सेकंड। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 3x = 300 एंड x = 100। इट मीन्स उसने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं? 100। तो आप लिख सकते हैं सो करेक्ट क्वेश्चंस x = 100। उसने आपसे यही तक पूछा है पर हम इसे आगे भी बताएंगे। और इनकरेक्ट, क्योंकि उसने आपके कितने किए थे? टोटल 120 किए थे। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू को x + y = 120 है ना, यहाँ पर पुट कर दीजिए। 100 + y = 120 एंड y = 20 क्वेश्चन।
ये आपके इनकरेक्ट हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, जो उसने पूछा है, उसने आपसे सिर्फ करेक्ट पूछा था तो एक्स की वैल्यू तक हम निकाल सकते थे, बट यहाँ पर मैंने एक्स की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके इनकरेक्ट आंसर भी फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि आपका 10th क्वेश्चन है। If we add 1 to numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1. अब देखिए, लेट, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, आप वही लेट करेंगे। लेट न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर y, फ्रैक्शन x बाय y। उसने कहा इफ एड 1 टू न्यूमरेटर, ऐड करना है 1 न्यूमरेटर में एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। ठीक है, अब उसने कहा इट बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन हो जाती है 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, जब हम डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर देते हैं। समझ आइए, आपने जैसे आपको स्टेटमेंट दी है उसी अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर राइट डाउन करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस 1 y माइनस 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 -1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये आपका इक्वेशन सेकेंड। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई है, एक आपके पास 30 और एक आपके पास 30। यहाँ पर मैंने अभी तक आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं सिखाया, तो हम इसमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन को इंक्लूड कर लेते हैं ताकि आपके फुल्ली रिवीजन हो जाए इस चैप्टर की। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं, तो इसलिए हम इक्वेशन फर्स्ट को उठाएंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 प्लस वाई, ये आपकी इक्वेशन थर्ड बन जाएगी। x की वैल्यू ये आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब जो ये x की वैल्यू है इसे आप इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे x गोस टू इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 2x के प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे, -2 प्लस वाई, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, -4 प्लस 2y माइनस y इज इक्वल टू 1, -4 प्लस y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 प्लस 4, y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू को आप इक्वेशन किस में रखेंगे, अब थर्ड में रखेंगे, तो x इज इक्वल टू -2 प्लस y, -2 प्लस 5 इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 3। ठीक है, x आपके पास 3 आ गया है, y आपके पास क्या आ गया, 5। तो यहाँ पर एक्स वाई की बात नहीं चल रही थी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात चल रही थी। न्यूमरेटर x आपके पास 3 है, डिनोमिनेटर y आपके पास 5 है, एंड देन फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 3/5। ठीक है, ये आपके इस तरह से भी न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, फ्रैक्शन क्या है, इस तरह से ये एक मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। हमने क्विक रिवीजन में बेटा जी सब कुछ जो आपका थर्ड चैप्टर से रिलेटेड है, सब बेसिक टू स्टैंडर्ड हमने सारा क्लियर किया है, और होप सो कि आप इसे रिवाइज करें, आप हमारी बातों को समझ करके हमारा जो मेथड है उसे समझ करके आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर पाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।